हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। पिछली वीडियो में हमने समास के दो भेदों को जाना था, जिसमें हमने अवयवी भाव समास व तत्पुरुष समास को पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारा जो समास है वह कर्मधारय समास है। जब भी आप कर्मधारय समास की बात करते हैं तो इसमें सीधा सीधा आपको इसकी एक पहचान है, आपको इसमें तुलना करनी है। किन्हीं दो चीज़ों की तुलना जब हम करते हैं तो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगर हमने बताया था कि समास में दो पद होते हैं। पूर्व पद को, जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, जो बाद का पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद यानी कि अर्थात पहला पद है वह अप्रधान होता है तथा उत्तर पद इसका प्रधान होता है। इसमें उपमान और विशेषण की विशेषता पाई जाती है पहले पद में, और दूसरे में उपमेय और विशेष्य की विशेषता पाई जाती है। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ये अर्थात पहला पद क्या हो, प्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो। जैसे इसे हम कह सकते हैं कि जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अगर हम इसकी पहचान देखें, हमने बताया आपको कि दो चीज़ों की तुलना करने पर जो हमको प्राप्त होता है उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे समास विग्रह जब हम इसका करेंगे तो दोनों पदों के मध्य में क्या आएगा, है जो, के समान। अर्थात इसकी पहचान के लिए दो शब्दों को आपको याद करना जरूरी है जो, के समान। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो उसमें सबसे पहला है हमारा चरण कमल। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे चरण कमल का, तो इसका समास विग्रह होगा कमल के समान चरण। देखो यहाँ एक हमने ट्रिक बताई थी कि जहाँ दो शब्द मिल जाए आपको, है जो, के समान, यहाँ आ गया आपका के समान, यानी कि तुलना हो रही। कमल की किससे तुलना हो रही है, चरण से तुलना हो रही है। तो जहाँ तुलना हो वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अगला कनक लता, कनक सी लता, ठीक है। अर्थात कनक की तुलना किससे हो रही है, लता से हो रही है, ठीक है। अगला है हमारा चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। देखो यहाँ के समान या किसी के समान आ गया, तो यही इसकी एक पहचान है। दीनानाथ, दीनों के समान जो नाथ है, ठीक है, वहाँ भी कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि जब दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिक होने पर कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। अगला समास हम पढ़ते हैं द्विगु समास। इसमें सीधा सीधा आपको यह जान लेना है, जब भी द्विगु समास की ट्रिक आपको याद रखनी है कि इसमें पहला शब्द क्या होगा, संख्या होगी, बस इसकी यही एक पहचान है। तो जैसे हम जानते हैं कि सभी समास में दो पद होते हैं, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। इसमें पूर्व पद क्या है आपका अप्रधान, और उत्तर पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, ठीक है। इसमें जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होता है, और इसमें जो उत्तर पद होता है वह विशेष्य होता है। यह अर्थात जो इसका विशेषण होगा वह एक संख्यावाची शब्द होगा। अगर हम इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं तो जैसे सप्त सिंधु, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ये सात सिंधुओं का समूह। सात, देखो पहला ही शब्द आया सप्त, सप्त का मतलब सात, तो जहाँ संख्या पहला शब्द हो, पूर्व पद संख्या हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है आपका, द्विगु समास। अब अगला दोपहर, देखो पहली संख्या क्या है, दो, दो, ठीक है, दो पहरों का समूह, तो वहाँ कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चौराहा, चौ का मतलब चार राहों का समूह, तो वहाँ कौन सा समास होता है आपका, द्विगु समास होता है। तो अगला है हमारा द्वंद्व समास।
इसके जो दोनों पद होते हैं, पूर्वपद प्रधान होता है और दूसरा पद भी इसका, तो इसका दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है और उसका उत्तर पद भी प्रधान होता है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, यानी कि जब हम उनको अलग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, और, अथवा, या, एवं लगता हो। ठीक है, इसकी पहचान आपको अगर पता करनी हो कि हमारा जो द्वंद्व समास है उसकी पहचान क्या होती है, दोनों पदों के बीच पराय योजक चिन्ह, इंग्लिश में इसको हाइपन के नाम से जाना जाता है, और योजक चिन्ह क्या होता है आपका, ये होता है। ठीक है, डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी देख लेते हैं हम। अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो नदी नाले, देखो एकदम देखने से आपको पता लग रहा है कि इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखो ये रहा योजक चिन्ह, तो इसको हम अगर इसका हम समास विग्रह भी करते हैं तो नदी और नाले, तो यहाँ नदी और नाले, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, अपनी पहचान हमने अभी बताई थी कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, और, अथवा, या, एवं। तो ये सब इसके पहचान हमें बताते हैं। अगर हम आगे और पीछे देखते हैं तो और तो ऑलरेडी इसमें लगा ही हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसमें कौन सा समास होगा आपका, द्वंद्व समास होगा। ऊंच नीच, हाइपन का सब निशान आ गया जिसको योजक चिन्ह कहते हैं, तो ऊंच या नीच, तो ऐसी जगह कौन सा समास होता है आपका, द्वंद्व समास होता है। अब हम अगला समास पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, आपके दोनों ही पद क्या होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं, इसमें अप्रधान होते हैं। ठीक है, और जब हम इन दोनों पदों को मिला देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, जो अगला पद निकल कर आएगा, तीसरा पद जो होता है वह आपका प्रधान पद कहलाता है। इसमें सिंपल सिंपल आप याद रख सकते हैं कि एक तीसरा अर्थ निकले, जब हम दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं या दो समास को मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें एक तीसरा अर्थ निकल कर सामने आएगा। जैसे मैं एक शब्द आपको कहता हूँ, दशानन। दशानन, दशानन का मतलब 10, आनंद का मतलब 10 प्लस आनंद, यानी कि 10 सिरों वाला। तो आपने क्या कहा, मैंने बोला आपको दशानन, दशानन का क्या मतलब हो गया, आपने कहा 10 सिरों वाला। कौन है 10 सिरों वाला, रावण। ठीक है, तो एकदम तीसरा अर्थ आया। अगर मैं आपको कहूँ प्रधानमंत्री, तो एकदम आप सोचेंगे मोदी जी है प्रधानमंत्री। तो देखो तीसरा अर्थ जहाँ निकल जाए तो वहाँ कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद क्या है आपका, प्रधान नहीं होता है। पहली विशेषता, दोनों पद मिलकर क्या बनाते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दोनों पद मिलकर क्या देंगे, हमें एक तीसरा अर्थ देंगे। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है भाई, कि नीला गला किसका है, कौन से भगवान का है, तो भगवान शिव का। ठीक है, तो आपको तीसरा अर्थ निकल गया, उसने तो नीलकंठ कहा था परंतु आपने तीसरा अर्थ लगा लिया, जहाँ तीसरा अर्थ होता है वहाँ क्या होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसके कुछ एग्जाम्पलों को हम, उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा पेट किसका था भाई, आपने देखा होगा गणेश भगवान जी का पेट क्या है, लंबा। तो जब लंबोदर का तीसरा अर्थ निकला गणेश। दशानन, 10 आनन है जिसके, तो 10 सिर किसके हैं, रावण के। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान होता है उसको क्या, तीसरा अर्थ यहाँ निकल गया। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री होगा, जैसे वर्तमान में क्या है हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, तो यहाँ तीसरा अर्थ निकल जाता है। पंकज, पंक में पैदा हो जो, पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में कौन पैदा होता है, अगर आपको इतना पता लग जाएगा तो कीचड़ में कौन सा पैदा होता है, आपको पता है कमल, तो तीसरा अर्थ निकल गया। अनहोनी, न होने वाली घटना, कभी कभी होती है भाई अनहोनी, ये तो है नहीं डेली हो जाती है, तो एक तीसरा अर्थ निकलता है यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निशाचर। निशाचर यानी कि निशा का मतलब होता है रात और चर का मतलब चढ़ने वाला, जो रात को चढ़ते हैं। ठीक है, निशा में विचरण करने वाला कौन होता है, रात में कौन आते हैं, राक्षस, डाकू, चोर, चोल्डी। चार है लड़िया जिसमें, अर्थात माला। आपने देखा होगा कि उसमें जब माला होती है उसमें लड़ियाँ होती है कई, तो ठीक है, जब लड़ियों का एक समूह बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम माला कहते हैं। ऐसे जैसे मर्गेंद्र, मर्गों का इंद्र, तो कौन है, सिंह। मर्गों का इंद्र कौन है भाई, सिंह है। घन श्याम, घन के समान श्याम।
ठीक है। तो तीसरा अर्थ इसमें निकलता है कि घनश्याम किसको कहा जाता है? करसन जी को कहा जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को कौन जीतता है? शंकर। तो यहाँ कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।